तो बच्चों हम लोग आज बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश के ग्रामर के एक टॉपिक प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी और बहुत सारी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। हम दोनों तरीक़ों को जहाँ जहाँ ये संभव होंगे, पॉसिबल होंगे, यूज़ करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नेम्ड प्रेपोजिशंस। बच्चों प्रेपोजिशन टॉपिक जो है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्री प्लस पोजीशन मतलब स्थान, प्री माने पहले, तो मतलब इनका स्थान जो है वो पहले होता है। किससे पहले होता है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, रैदर दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किससे पहले इनका स्थान होता है और कहाँ इनका स्थान होता है, ये हम देखेंगे। एक एक उदाहरण के द्वारा, एक एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे और हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। प्रेपोजिशंस यूज़ की जाती है किसके पहले? नाउन्स के पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि प्रेपोजिशंस का यूज़ नाउन के पहले होता है, संज्ञाओं के पहले होता है। और नाउन के पहले उदाहरण के लिए ये देखिए, माई वाइफ इज़ इन द रूम, मेरी वाइफ रूम में है, कमरे में है। ये नाउन के पहले कौन आ रहा है? इन आ रहा है। इन एक प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन नाउन के पहले आके बाकी के सेंटेंस से इस नाउन का रिलेशन बता रही है। अगर मैं इस इन को हटा दूं तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। माई वाइफ इज़ द रूम, कोई मीनिंग इस सेंटेंस का इंग्लिश में नहीं है। तो ये नाउन के पहले आती हैं। नाउन जैसे ही शब्द जो होते हैं, मतलब नाउन के स्थान पे जो काम आते हैं, वे शब्द कौन से होते हैं बच्चों? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के पहले भी आती हैं ये, परंतु प्रोनाउन के पहले जब आप इनको लगाओगे तो याद रखना कि कभी भी इनका यूज़ सब्जेक्ट केस के पहले मत करना। अगर आप सब्जेक्ट केस के पहले प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे तो वो गलत होगा। उदाहरण के लिए, आई एम अफ्रेड ऑफ हर, हर जो है वो शी का ऑब्जेक्ट केस है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते कि आई एम अफ्रेड ऑफ शी, तो ये गलत होता बच्चों। आप लोग प्रोनाउन के सब्जेक्ट केस के पहले कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करोगे। तो कहाँ करोगे? सामान्यतः ऑब्जेक्ट केस के पहले इनका प्रयोग करोगे आप। ओके, अच्छा, नाउन जैसे शब्द हैं प्रोनाउंस, क्योंकि स्थान पे काम आते हैं। नाउन जैसे ही शब्द हैं बच्चों जेरेंड्स। एक टॉपिक हमने पढ़ा था, उस टॉपिक के अंदर, क्लॉजेस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि जेरेंड्स क्या होते हैं। जेरेंड्स बच्चों वर्बल नाउन होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होता है? नाउन की तरह। तो मतलब एक्चुअली ये भी नाउन ही है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये नाउन के पहले आते हैं या नाउन जैसे शब्दों के पहले आते हैं। नाउन के पहले या नाउन जैसे शब्दों के पहले आते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग, कुक के आगे आईएनजी लगा दिया, खाना बनाना। और मैंने आपको बताया भी था, हालांकि अंग्रेजी तरीका नहीं, ये देसी तरीका बताया था मैंने आपको कि इनसे प्राय ना की आवाज़ आती है। तो खाना बनाना, तो मैं थक चुका हूँ किससे? खाना बनाने से। मेरी वाइफ कमरे में है, मैं उससे डरता हूँ, ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। और मैं खाना बना के या बना के तंग आ चुका हूँ। ओके, सो ये प्रेपोजिशंस जो हैं नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड्स के पहले आके बाकी के सेंटेंस से उस नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड का क्या संबंध है ये हमें बताते हैं। तो प्रेपोजिशंस की परिभाषा की बात कर लो, मीनिंग की बात कर लो, डेफिनेशन की बात कर लो। क्या बोलेंगे हम? प्रेपोजिशंस वे शब्द हैं जो प्री प्लस पोजीशन से मिलकर बनाए और जो नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड के पहले आकर उस नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड का संबंध बाकी के सेंटेंस से बताते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो बात ही परिभाषा की, पर परिभाषा से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को प्रेपोजिशंस पढ़नी भी पड़ेंगी। तो हम शुरू करते हैं प्रेपोजिशंस को पढ़ना एक एक करके। जहाँ जहाँ मुझे आवश्यक लगा आपके लिए मैंने दो प्रेपोजिशंस को एक साथ जोड़ के पढ़ाया है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब हम दो अपोजिट चीज़ों को या दो ऐसी वस्तुओं को जो दिखने में एक जैसी हों लेकिन जिनका यूज़ अलग हो, अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। तो पहले जोड़ी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों बिटवीन और अमंग की। बिटवीन और अमंग, बहुत सारे बच्चों को मैंने अमोंग बोलते सुना है, तो अमोंग नहीं अमंग बोलना है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना बिटवीन और अमंग जो हैं दोनों ही दो या दो से अधिक के बीच में कुछ चल रहा हो, कुछ डिवाइड हो, उसकी बात करते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि बिटवीन जो होता है वो दो यूनिट्स के बीच में कुछ हो रहा है, उसकी बात करता है।
इट इज़ यूज फॉर 2 रेफरेंस पॉइंट्स टू इंडिकेट टाइम, पोजीशन, डिस्टेंस, कनेक्शन, पर्सन्स, कुछ भी। 2 यूनिट होनी चाहिए कुल मिला के, 1 यूनिट इधर होगी, 1 यूनिट इधर होगी, उनके बीच में कौन होगा? बिटवीन होगा। ये व्यक्ति, समय, स्थान, स्थिति किसी की बात भी कर सकता है। लेकिन अमंग जो है बच्चों, अमंग जो क्या करता है? 2 से ज़्यादा की बात करता है, 2 से ज़्यादा यूनिट्स की बात करता है। सिंपल हो गया ना बोलिए तो, बिटवीन 2 के लिए, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए। पर कभी कभी चीज़ें सिंपल लगती हैं पर इतनी सिंपल होती नहीं है। हालांकि मेरा काम उनको सिंपल बनाना है, मैं करूँगा। एग्जाम्पल देखिए, अ ट्रीटी, संधि, हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। बच्चों ये तो 3 हो गए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, 3 हो गए ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि 2 से अधिक, 2 भी हों, 2 से अधिक भी हों, 3, 4, 5, 50, कितनी भी यूनिट्स अगर एंड से जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई हैं? एंड से, तो वो एक्चुअली एंड उनको 2 यूनिट ही बनाया था, एक एंड से पहले वाली यूनिट और एक एंड से बाद वाली यूनिट। और वैसे भी याद रखिएगा, हमारी जो जोड़ी है वो बिटवीन और एंड की होती है, अमंग और एंड की कोई जोड़ी नहीं होती है। तो एंड आ गया है ना, तो फिर बिटवीन ही आएगा पहले। तो अ ट्रीटी हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, और चाइना के बीच में संधि पे हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। जब एंड वाली कंडीशन आ जाएगी तो बिटवीन आएगा। अगर एंड नहीं है तो फिर हमने जो नियम पढ़ा, सिंपल, 2 है तो बिटवीन लगा दो, 2 से ज़्यादा है तो अमंग लगा दो। प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुवचन है, पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं हालांकि, लेकिन चूंकि अगर 2 होते तो यहाँ पर हम सीधा नाम लिख देते हैं ना, राम एंड श्याम। 2 के लिए इतना भारी भरकम स्टूडेंट्स शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी हमें, तो हम इसको क्या मानेंगे? 2 से ज़्यादा मानते हुए क्या लगा देंगे? अमंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? अमंग लगा देंगे। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज 2 सन्स। उसने अपने दोनों बेटों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये तो बात थी बच्चों किसकी? कि अमंग और बिटवीन जो है उसके यूज़ में अंतर क्या है। तो क्या याद रखोगे? बिटवीन इज़ यूज फॉर 2 यूनिट्स, among is used for more than 2 units, but an exception is also there. You will have to consider it very carefully. If you are given and, अगर आपको and दिया गया है तो आप उसके साथ among या between में से चुनना चाहो तो क्या चुनोगे? between चुनोगे। क्या चुनोगे? between, क्योंकि between and की जोड़ी होती है, among और and की जोड़ी नहीं होती है बच्चों। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जोड़ी हमारी जो है वो beside और besides की। देखो बच्चों, सिर्फ s का फ़र्क है, इसमें एस नहीं है, इसमें एस है। तो आपको मैं एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स, इन दोनों में से किस में कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है? तो आप बता सकते हो ना कि इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है। सर बिसाइड्स में एक्स्ट्रा लगा हुआ है, किस में एक्स्ट्रा लगा हुआ है? बिसाइड्स में। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि बिसाइड्स में, बिसाइड के अलावा एक एस भी है? बिसाइड्स में बिसाइड के अलावा एक एस भी है ना? बिल्कुल है। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बिसाइड्स का अर्थ के अलावा होता है? याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि क्योंकि इसमें के अलावा है तो इसका अर्थ भी के अलावा है। तो बिसाइड्स का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? अलावा, और बिसाइड का मतलब साथ। साथ का मतलब फिजिकली या जोग्राफिकली, फिजिकली या जियोग्राफिकली। कि यदि आपको कोई चीज़ फिजिकली या जोग्राफिकली आपके साथ बैठी हुई है, जिसको बोलते हैं ना अगल बगल, अगल बगल के लिए बिसाइड यूज होगा। और जब हम बात कर रहे हो कि इसके अलावा ऐसा भी है तो अलावा के लिए बिसाइड्स यूज होगा। बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, बगल में। बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, के अलावा, जो मैंने आपको बता दिया। के अलावा किस में है? बिसाइड्स में है। याद रखिएगा, सिंपल चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज विलिंग टू सिट बिसाइड्स हर मदर। छोटी बच्ची अपनी माता के अलावा बैठना चाहती थी, साथ बैठना चाहती थी, साथ बैठना चाहती थी। अलावा बैठना चाहती थी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल और जोग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है बच्चों? गलत है,
गलत नहीं है, गलत है। द लिटिल गर्ल वॉज विलिंग टू सिट बिसाइड हर मदर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब साथ बैठने की, साथ खड़े होने की, साथ में होने की, साथ में स्थित होने की बात हो रही होगी तो हम बिसाइड का यूज़ करेंगे बच्चों। किसका यूज़ करेंगे? बिसाइड का। लेकिन अच्छा, ये हिंट मैं आपको दूंगा अभी, पहले आप एग्जाम्पल देखिए। बिसाइड बीइंग अ लायर, एक झूठा होने के अलावा, झूठे तुम हो ही, यू आर ए चीट, तुम धोखेबाज भी हो। तो यहाँ पर बच्चों किसी फिजिकल लोकेशन की बात नहीं हो रही है, हम किसी कैरेक्टरिस्टिक, किसी विशेषता की बात कर रहे हैं कि तुम ये तो हो ही हो, उसके अलावा ये भी हो। इसका मतलब हम यहाँ पर बिसाइड नहीं क्या लगाएंगे? बिसाइड्स लगाएंगे। अब सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः बिसाइड्स क्लोज जो होती है या बिसाइड फ्रेज जो होती है उसके बाद कॉमा लगाते हैं हम। जहाँ पे यहाँ पे देखिए बिसाइड्स क्लोज जो है, बिसाइड ये वाली, सॉरी, बिसाइड्स बीइंग अ लायर, झूठा होने के अलावा, कॉमा। लेकिन ये 100% जरूरी नहीं है, तो आपको मीनिंग तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिसाइड फिजिकल जोग्राफिकल लोकेशन के लिए अगल बगल, और बिसाइड्स के अलावा। ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन बिसाइड इंग्लिश, यहाँ पे कोई फ्रेंच जर्मन भाषा जो है कोई अगल बगल में रखी हुई है क्या? नहीं ना। तो क्या आएगा? ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा वो फ्रेंच और जर्मन भी जानता है, फ्रेंच और जर्मन भी जानता है वो। तो बच्चों ये तो बात थी बिसाइड और बिसाइड्स की और इन दोनों के अंतर की। चलिए आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशंस की जोड़ी की तरफ। नेक्स्ट जोड़ी है बच्चों ओवर और अबव की। दोनों का ही मतलब आप जानते हैं ऊपर होता है, ओवर और अबव दोनों ऊपर होते हैं। फ़र्क क्या है कि ओवर जो है उसमें जो वस्तु आपके ऊपर है सामान्यतः वो आपकी पहुंच में होती है, थोड़ा सा एफर्ट करके आप उस वस्तु तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अबव में जो वस्तु हमारे ऊपर होती है, जो थिंग हमारे ऊपर होती है, सामान्यतः वो हमारी पहुंच से बाहर होती है, सामान्यतः वो हमारी पहुंच से बाहर होती है। ओवर में देखिएगा बिना स्पर्श किए ठीक ऊपर व पहुंच में, हायर देन स्पर्श किए बिना ऊपर व पहुंच से परे। तो मेन फंडा जो है, मेन जो अंतर है वो क्या है? पहुंच में होना और पहुंच में नहीं होना, पहुंच में होना और पहुंच में नहीं होना। एग्जाम्पल देखिए, अ विंची वॉज हंग अबव माई हेड, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि पहले तो समझ लीजिए कि विंची के पहले ए क्यों लगा हुआ है। विंची कौन है? लियोनार्डो दा विंची, जो महान पेंटर थे, साइंटिस्ट भी थे और पता नहीं क्या क्या थे, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो विंची जो है वो एक पेंटर हैं। तो कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो राइटर हो, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, विंची का नाम आपने सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन शेक्सपियर का नाम सामान्यतः हम सब ने सुन रखा है। अगर हम किसी भी आर्टिस्ट के नाम के पहले ए या एल लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है बच्चों उस आर्टिस्ट की, चाहे वो राइटर हो चाहे वो पेंटर हो, उसकी कोई रचना, उसकी कोई रचना। तो ए शेक्सपियर का मतलब शेक्सपियर का कोई ड्रामा होगा। अब विंची का मतलब विंची की कोई पेंटिंग होगी। तो अ विंची वॉज हंग, ऊपर लटका हुआ था। अबव माई हेड गलत क्यों है? बिकॉज अबव का मतलब तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। अ विंची वॉज हंग ओवर माई हेड, इन रीच, इन रीच जो होता है उसे ओवर बोलते हैं। डार्क क्लाउड्स वर सीन हाई ओवर द हिल्स, मतलब पहाड़ियों के ऊपर जो बादल होंगे दिखने में भले ही पहाड़ियों के बिल्कुल नज़दीक लग रहे हो, लेकिन दे आर वेरी हाई। इसलिए आपने एक पोइम भी सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। वहाँ पर अप अबव था, ना कि अप ओवर द स्काई। तो डार्क क्लाउड्स वर सीन हाई ओवर द हिल्स, ये क्या होगा? गलत होगा बच्चों। सही क्या होगा फिर? सही होगा बच्चों, डार्क क्लाउड्स वर सीन हाई अबव द हिल्स, पहाड़ियों के बहुत ऊपर बहुत ही काले बादल दिखाई दिए। तो बहुत ज़्यादा ऊंचा कोई हो तो अबव आता है। ये तो इनका सामान्य हिंदी यूज़ था। अब बात करते हैं इनका कुछ एक्स्ट्रा यूज़ भी है बच्चों। ओवर अबव का यूज़ हम ऐसी वस्तुओं के पहले भी कर सकते हैं जो बात कर रही हूँ किसी संख्या से अधिक की, किसी संख्या से अधिक की। मान लीजिए अपन क्या बोलते हैं कि 400 से अधिक लोग थे, 500 से अधिक लोग थे, लोगों की संख्या कितनी थी? 500 से भी ज़्यादा थे। तो जब ऐसी बात चल रही हो तो भी हम ओवर अबव का प्रयोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अंतर क्या है? आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, लिख के ही बताया हुआ, आप देख लीजिए। अधिक संख्या में होने के लिए, जब काउंटिंग के लिए किसी मशीन की नीड ना हो,
उदाहरण देखिए, एक जगह पे 100 लोग खड़े हैं, 100 से भी ज़्यादा लोग खड़े हैं, तो क्या आपको उन लोगों को गिनने के लिए मशीन चाहिए होगी क्या? गिन लोगे ना आँखों से ही। मेरे ऐसे लोग 4-4 आँखों वाले हैं, वो तो आराम से गिन लेंगे, है ना, 2 + 2। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि जो ये एसी लगा हुआ है, इस एसी को या इस एसी के टेम्परेचर को 25 डिग्री से ऊपर कर दो, 25 डिग्री से ज़्यादा कर दो, तो कर दोगे क्या बिना मशीन के? नहीं कर सकते ना। तो ऐसी संख्या, इसको गिनने के लिए मशीन की आवश्यकता नहीं हो तब तो ओवर लगाएंगे, आवश्यकता नहीं तो ओवर, और आवश्यकता हो तो अबव लगाएंगे। उदाहरण देखिए, देवर अबव 200 स्टूडेंट्स। 200 स्टूडेंट्स को गिनने के लिए मशीन चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, गिन सकते हैं ना 1 2 3 4, इसलिए ये गलत है। देयर वर ओवर 200 स्टूडेंट्स, 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट से थे क्लासरूम में। तो इसका मतलब जब काउंटिंग में बात चल रही हो किसी संख्या से अधिक होने की, तो ओवर अबव में से अगर आपको चूज़ करना पड़े तो आप ये फंडा, ये चीज़, ये रूल देखोगे कि काउंट करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। ये अभी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद देखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा आपको। चलिए एक एग्जाम्पल अबव का भी देख लेते हैं, जहाँ पर अबव सही हो। प्लीज़ सेट द टेम्परेचर ओवर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कर दो। भैया ये गलत है, मैं बिना मशीन की सहायता के, बिना रिमोट की सहायता के टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर नहीं कर सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हम ट्रेन पे जर्नी करते हैं तो उसमें बोर्ड लगे आते हैं अंग्रेजी में, तो उसमें ये नहीं लिखा आता कि 600 मीटर्स ओवर द सी लेवल, उसमें क्या लिखा आता है? 600 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो वो क्या बताना चाह रहा है आपको? वो बताना चाह रहा है कि ये जो 600 मीटर्स हैं, इनको नापने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत है। मशीन का मतलब समझते हैं ना बच्चों? 3 इडियट्स में समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि मशीन कोई भी जो आपके काम को आसान बना दे, है ना। तो एक इंच टेप या नापने वाला जो फीता होता है वो भी एक मशीन ही है। प्लीज़ सेट द टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि अगर आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस करना है तो आपको मशीन चाहिए होगी। तो ये तो बात थी बच्चों ओवर और अबव की, ओवर और अबव की। आगे चलते हैं बच्चों, अलोंग और अक्रॉस। अलोंग और अक्रॉस, देखिए बच्चों, अलोंग और अक्रॉस में आप देखिए, मैं एक सिंपल सी बात आपको बताऊं, अगर ये लॉन्ग है और ये क्रॉस है, लॉन्ग और क्रॉस, इनके आगे ए लगाया हमने, तो आप इसको समझिए। मान लीजिए ये एक नहर है, नदी है या रोड है, नहर है, नदी है या रोड है, ये इसके 2 किनारे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये लंबा वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है जो हॉरिजेंटल है या जो वर्टिकल है? वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल, कौन सा वाला? तो आप कहेंगे सर वर्टिकल वाला पार्ट लंबा है, क्योंकि इसकी तो लिमिट तय है पहले से, लेकिन ये कितना भी लंबा हो सकता है। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है। अगर ये लॉन्ग है तो यही अलोंग है, ये लॉन्ग है तो यही अलोंग है। रोड को क्रॉस करना है, नहर को क्रॉस करना है, नदी को क्रॉस करना है, कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे ना, या इधर से करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, या ऐसे करोगे? नहीं ना। तो अगर आपको क्रॉस ऐसे या ऐसे करना है तो अक्रॉस भी यही है फिर। तो मतलब ये हुआ कि अलोंग होता है कि किसी किनारे के साथ साथ, और क्रॉस होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है। तो अलोंग कीपिंग ऑन लाइन और लेंथ, एक लाइन और लेंथ के साथ साथ। अक्रॉस खुले स्थान पर एक ओर से दूसरी ओर जाना, एक ओर से दूसरी ओर जाना या आना, कुछ भी कर लीजिए आप, ये आप याद रखिएगा। छोटी बातें जरूर होती है लेकिन ये काम की बातें होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर वाज अ लॉन्ग रो ऑफ ट्रीज। अब आपको चुनना पड़े अलोंग और अक्रॉस में से, तो क्या चुनोगे? क्या आप रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे पेड़ लगा सकते हो क्या? रोड किसी काम की नहीं रहेगी ना, रहेगी क्या? इधर से आने वाला बोलेगा अरे वाह बहुत सी रोड है, पेड़ लगे हुए हैं, चलो वापस चलते हैं। इधर से आने वाला भी ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि रोड तो क्रॉस नहीं कर सकते, पेड़ लगे हुए हैं बीच में। तो पेड़ कहाँ होंगे? अलोंग ही होंगे, साथ साथ। क्या होंगे बच्चों? साथ साथ। तो देयर वाज अ लॉन्ग रो ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू रीच हिज स्कूल। अपने स्कूल पहुंचने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी स्विम करते थे। बात चल रही है किसकी? रिवर की। तो भैया वो रिवर
को स्विम करके स्कूल जाते थे। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो ना भाई, ये रिवर है तो पागल थोड़ी होंगे, वो बहुत ही समझदार और अच्छे प्रधानमंत्री थे वो, कि वो ऐसे 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 करके स्विम कर रहे होंगे। अगर ऐसे ही स्विम कर रहे होंगे तो वो बाहर से ही जल जाएंगे ना, अंदर पानी में डूबने की जरूरत क्या है। तो उसका मतलब वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे होंगे, इसलिए क्या है यहाँ पे अक्रॉस। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। अक्रॉस का एक और भी अच्छा यूज़ है जो काफ़ी पॉपुलर भी है। आपका कोई फ्रेंड, कोई मित्र, कोई जानकार, कोई नोन अगर किसी नदी, नहर, रोड, कोई भी चीज़ जिसके दो किनारे हों कि उस तरफ रहता है, कि उस तरफ रहता है, तो ये बताने के लिए भी कि मेरा फ्रेंड नदी के उस तरफ रहता है, नदिया के उस पार, उसके लिए भी हम अक्रॉस का ही प्रयोग करते हैं। मतलब ये होता है कि आपको अगर उस फ्रेंड के पास जाना है तो आपको ये नदी को क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो याद रखना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से एक, लिव्स रहता है अक्रॉस द रिवर। रिवर की जगह पे कैनाल होता, नहर है ना, रोड भी होता, कोई रोड का नाम होता, तो भी यही बात लागू होती। अक्रॉस मतलब उस तरफ आपको जाना है तो उस रोड को, आपको उस नहर को, उस नदी को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये बात थी बच्चों किसकी, अलोंग और अक्रॉस की। नेक्स्ट है बच्चों थ्रू। थ्रू का सामान्य हिंदी मीनिंग होता है बच्चों के माध्यम से, के मीडियम से, है ना। कोई भी चीज़ जो कम से कम 1, 2, 3, कम से कम 3 तरफ से घिरी हुई हो, उसके अंदर से या उसके बीच में से होकर अगर आप जाते हैं, कोई वस्तु जाती है, तो उसको बोल सकते हैं अपन के माध्यम से, के माध्यम से। ओके, अच्छा, के माध्यम से के एग्जाम्पल देखते हैं अपन पहले। द थीफ जम्प्ड थ्रू द ओपन विंडो व्हेन ही सॉ द पुलिस कमिंग। जब उसने पुलिस को आते हुए देखा तो चोर जो खुली हुई खिड़की थी उसमें से होकर भाग गया। खिड़की माध्यम है, ये खिड़की है, खुली हुई थी, उसके अंदर से कूद गया वो। तो के माध्यम से। वी हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वर्ड काफ़ी बार आता है, ये काफ़ी कहानियों में भी आता है और पेपर में भी आता है, याद रखना। जंगल में से, गुफा, इसको अपन, गुफा नहीं सही वर्ड होगा आपका, सुरंग, टनल बोलते हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हो, विंडो की बात कर रहे हो, डोर की बात कर रहे हो, उनके बीच में से गुजर के जाने की बात चल रही हो अगर जंगल, फॉरेस्ट वगैरह से, तो हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो ना हमें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा वहाँ पर पहुँचने के लिए, कहीं पर भी पहुँचने के लिए, हमें नहीं पता कहाँ पहुँचने के लिए, बोलने वाले को पता है। नेक्स्ट है बच्चों ऑफ। अब ये ऑफ होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऑफ नहीं होता, इट्स कॉल्ड ऑफ, ये ऑफ होता है। और ऑफ का जो मीनिंग है वो बच्चों क्या होता है, डिटैच होना, पृथक होना। पृथक होने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जुड़ी हुई थी किसी चीज़ से, चाहे वो किसी सतह पर हो, चाहे वो यहाँ तक कि जो आपको टीवीज़ में देखने को मिलेगा बहुत बार कि किसी ने किसी का हाथ भी पकड़ रखा है तो ये इससे अटैच है, आप इसको छोड़ने को बोलोगे तो डिटैच हो गई, है ना। तो डिटैच कोई भी वस्तु होती है, जब पृथक कोई भी वस्तु होती है तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। शी जम्प्ड ऑफ द रूफ। बच्चों यहाँ पर मैंने बहुत बच्चों को देखा है फ्रॉम का यूज़ करते हुए। फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। फ्रॉम का यूज़ तो तब होता जब हम ये बता रहे हो कि वो वहाँ से लेकर वहाँ तक कूद गई या कूद गया। हम तो वहाँ से लेकर यहाँ तक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वो रूफ पर खड़ी थी। ये रूफ का मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे वो खड़ी थी, इसके पैर यहाँ पर थे, जुड़े हुए थे, अटैच थे, जंप किया तो डिटैच हो गए, अलग हो गए, पृथक हो गए। ये पैर रखे हुए हैं, ये पृथक हो गए। तो शी जंप्ड ऑफ द रूफ एंड डाइड, वो छत से कूदी और डाइड। द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल। अब ये सेंटेंस का मतलब ये है बच्चों कि हमें पता है कि टेबल के ऊपर कैट बैठी हुई थी और वो कैट टेबल के ऊपर से नीचे कूद गई। कहीं भी कूद गई हमें पता नहीं है, सेंटेंस में बता नहीं रखा, लेकिन कूद गई। प्लीज़ टेक योर हैंड्स ऑफ मी। प्लीज़ टेक योर हैंड्स ऑफ मी मतलब किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं और जिसके हाथ पकड़े हुए हैं वो व्यक्ति बोल रहा या बोल रही है कि अपने हाथ हटाओ। ऑफ मी मतलब डिटैच कर लो, ये छोड़ो मुझे, है ना, यू आर हर्टिंग मी, बोलते हैं ऐसा। तो ऑफ जो है वो किसकी बात करता है बच्चों, डिटैच करने की बात करता है, पृथक करने की बात करता है, जो चीज़ जुड़ी हुई हो या जो चीज़ छू रही हो किसी को, उसके लिए। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बच्चों हमारी अबाउट। अबाउट जिसका मतलब होता है के बारे में। ही टोल्ड मी ऑल अबाउट द एक्सीडेंट, उसने मुझे एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। बड़ा सिंपल यूज़ है पहले वाला, फर्स्ट यूज़ है। ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज हेल्थ,
वो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही लापरवाह है, मतलब बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है वो अपनी हेल्थ की। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये बहुत ही पॉपुलर और कॉमन सा सेंटेंस है, काफ़ी बार सुनने को मिलता है। क्या बात कर रहे हो भाई, सामान्य जो बोलचाल की भाषा में इसका मीनिंग बनाते हैं, ये बनाते हैं हम। हिंदी करेंगे तो बात अलग होगी, किस बारे में बात कर रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो। तो अबाउट का सामान्य हिंदी मीनिंग जो है ना, वही उसका यूज़ भी है। सामान्य हिंदी मीनिंग क्या है बच्चों, बारे में। किस बारे में, वो सेंटेंस देख के पता लगेगा बच्चों, ठीक है। अबाउट बहुत सिंपल प्रेपोजिशंस में से एक है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा यूज़ वाली प्रेपोजिशन है वो आगे आने वाली हैं, तो इसलिए कम यूज़ वाली प्रेपोजिशन हम पहले पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करते हैं बच्चों, अगेंस्ट। अगेंस्ट का जो यूज़ है वो पहला क्या है, इन अपोजिशन टू, कोई किसी के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, उसके लिए हम अगेंस्ट का यूज़ कर सकते हैं, विरुद्ध हो या खिलाफ हो। दिस पॉलिसी इज़ अगेंस्ट द पुअर पीपल, ये पॉलिसी जो है, ये नीति जो है वो गरीब लोगों के खिलाफ है ना, सरकार की नीति खिलाफ है, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग। शी इज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। देखिए बच्चों, प्रेपोजिशंस की एक बात समझना, प्रेपोजिशंस जो होती हैं बहुत सारे सेंटेंसेस में एक से अधिक प्रेपोजिशन आ सकती हैं। सेंटेंस सही रहेगा, हालांकि मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगेंस्ट के स्थान पर विद कर देता, शी इज स्विमिंग विद द करंट, करंट माने धारा प्रवाह या धारा, तो मीनिंग चेंज होता लेकिन सेंटेंस सही रहता कि वो धारा के साथ साथ बह रही है। या अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो धारा के विपरीत या खिलाफ बह रही है ना। तो आपको पेपर में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको सेंटेंस दे दिया जाए और दो प्रेपोजिशन ऐसे यूज़ करने को दे दी जाएँ और बोला जाए कि इनमें से एक चुन लो जो दोनों सही हो सकती हों, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको हमेशा दो सही में से एक ही दी जाएगी, ये आप याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे अगेंस्ट आएगा तो इसका मतलब होगा कि वो धारा के खिलाफ बह रही है। इन कॉन्टेक्ट विद, इन कॉन्टेक्ट विद का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज़ को किसी के सहारे खड़ा कर दें या रख दें, किसी के सहारे खड़ा कर दें या रख दें, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, अगेंस्ट यूज़ करते हैं। ही इज़ पुटिंग अ लैडर, सीढ़ी, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे वो क्या कर रहा है, एक सीढ़ी खड़ी कर रहा है या रख रहा है। तो ये बात होगी किसकी, किसी के सहारे कुछ खड़ा करने की या रखने की। नेक्स्ट बात है बच्चों अंडर प्रेपोजिशन की, किसकी, अंडर प्रेपोजिशन की। अंडर का मीनिंग देखिए, बिलो समथिंग, किसी के नीचे, और ये किसी स्थान या स्थिति को बताता है, कोई चीज़ रखी हुई है, पड़ी हुई है ना, ये बताता है। द मैन हिड द फाइल्स अंडर हिज कोट, आदमी ने, हिड मैंने हाइड की सेकंड फॉर्म, छुपा ली। क्या छुपा ली, फाइल्स, कहाँ पे, अपने कोट के अंदर। तो मतलब कोट के नीचे बोल सकते हो आप, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोट जो है वो कोई कमरे की तरह चारों तरफ से बंद तो है नहीं, हम जानते भी नहीं है कोट कैसा है वो। तो ये कोट के नीचे छुपाने का मतलब है कि उसने कोट के अंदर अपने उन फाइल्स को रख लिया है। द गेस्ट्स आर सिटिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के लिए, पेड़ के नीचे बैठने के लिए अक्सर हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, अंडर यूज़ करते हैं। मेरी पेंटिंग और ड्राइंग बहुत ही शानदार है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा ना। तो अगर कोई लोग बैठे हुए हैं पेड़ की छाया में, पेड़ के नीचे खासकर, तो हम क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, शेड की, छाया की, पेड़ की छाया में बैठा है, तो फिर हम अंडर शेड नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन द शेड ऑफ। क्या बोलते हैं बच्चों, इन द शेड ऑफ। वो बात अलग की है, बाद में देखेंगे। तो अंडर ट्री, पेड़ के नीचे बैठा होना या पेड़ के नीचे पड़े होना, ये मतलब है इसका। और इन शेड का मतलब छाया में होना, छाया में होना। अंडर का पहला यूज़ है बच्चों ये। दूसरा है कि यदि आप रैंक और अथॉरिटी में, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि एक हायरार्की होती है, एक पद होता है जो नीचे का होता है, फिर उसके ऊपर का, फिर उसके ऊपर का, फिर उसके ऊपर का, इस तरह से पद होते हैं। तो उस पद में, रैंक में आप बात कर रहे हो किसी के कि कोई किसी से छोटा है या किसी से नीचे है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नीचे के लिए अंडर का यूज़ करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू फंक्शन अंडर द प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उसको प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करना पड़ता है। मतलब अथॉरिटी कौन है उनकी, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। अच्छा, किसी एज से कम होने के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, अंडर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा वार्निंग लिखी आती है मूवीज़ में कि ये मूवी 18 साल से कम के बच्चों के लिए
नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत वायलेंस है, हिंसा है इसमें, है ना। और बच्चे हिंसा देखेंगे तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो किसी स्पेसिफिक एज से नीचे होने के लिए भी, दिस फिल्म इज़ नॉट मेंट फॉर दोज अंडर 18। 18 साल से कम के बच्चों के लिए बोल सकते हैं अपन, के लिए ये फिल्म नहीं है, के लिए ये फिल्म नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? वायलेंस होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो 18 साल से कम बच्चों के लिए अच्छी नहीं होगी। किसी दशा की बात कर रहे हो, दशा किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, किसी वस्तु की भी हो सकती है। उदाहरण के लिए दिस रोड इज़ अंडर रिपेयर, दशा बता रहे हैं कि वो रोड कैसी है, अभी अंडर रिपेयर है, मतलब उसकी रिपेयरिंग चल रही है। योर केस इज़ अंडर कंसिडरेशन, तुम्हारे केस पर ध्यान दिया जा रहा है, तुम्हारा केस ही देखा जा रहा है अभी। माई हाउस इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरा घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है मतलब। द सिचुएशन इज़ नाउ अंडर कंट्रोल, और सिचुएशन जो है, स्थिति जो है वो क्या है, अब कंट्रोल में है। तो दशा बताने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं हम? अंडर का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो ये तो बच्चों आपकी कुछ प्रेपोजिशंस थी, कौन सी, हालांकि ऐसा कोई डिवीज़न किताबों में मिलेगा नहीं आपको, पर मैंने डिवाइड की थी आपको बताए बिना। ऐसी प्रेपोजिशंस जिनके थोड़े यूज़ कम होते हैं, और ऐसी प्रेपोजिशन जिनके यूज़ थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब गेस करिए मैंने आपको कौन सी पढ़ाई है पहले? बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने आपको अभी वो प्रेपोजिशन पढ़ाई हैं जिनके यूज़ थोड़े कम होते हैं, मतलब एक दो मैक्सिमम 3 यूज़ भी हो सकते हैं अलग अलग। अब हम जो प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो हम उन प्रेपोजिशंस को देखेंगे जिनके यूज़ थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये भूमिका बनाई है मैंने आपके लिए कि आपको 10 प्रेपोजिशंस आने लग गई हैं, कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके बच्चों, सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।